Starting in the name of Allah, the most gracious and the most merciful. A very warm welcome to all of my students who are watching on this video. A very huge warm welcome to all of you in the next semester. In this semester, I'll be teaching you the subject IT infrastructure architecture. So before going into the depth analysis of this subject, it is very important for you guys to understand why you are going to study this subject. So this subject is purely designed for students who are pursuing their degree in information technology, like BS IT. So, uh, so before going ahead, I would like to tell you in detail what basically IT infrastructure is. So IT, you understand it very well. What basically IT is. So it's important. So what basically IT is? तो अगर हम बात करें IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तो आपको पता है तो जो लफ्ज एक नया लफ्ज आ रहा है वो आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर सो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो ये लफ्ज है इंफ्रा इंफ्रा से क्या मुराद है सो इंफ्रा बेसिकली एक इंफ्रा इज बेसिकली अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है beneath so beneath so आईटी सर्विसेज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आईटी सर्विसेज मिल रही होती है आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे थे अभी मैं इसको भी हाईलाइट करता हूँ कि आपका ये आईटी एक्चुअली में है क्या तो वहां पर जो भी आपको आईटी सर्विसेज मिल रही हैं, उनका बीनीथ स्ट्रक्चर क्या है? अगर हम जनरली तौर पे बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो व्हाट डू यू थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर आपके माइंड में क्या आता है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जब भी हम लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे माइंड में फ़ौरन ही आता है कि कोई सिटी का पैटर्न होगा, कोई फैसिलिटीज़ होंगी एक सिटी के अंदर। जैसे मैं बात करता हूँ एक घर है, मैं कहता हूँ घर का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? तो उसमें हमारा फ़ौरन हमारे माइंड में आता है कि घर के अंदर स्ट्रक्चर क्या है? वाटर पाइपिंग कैसे हो रही है? गैस पाइपिंग कैसे हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी हम तक हमारे घर के अंदर कैसे पहुँच रही है, कनेक्शंस कौन-कौन से हुए हुए हैं और हम हमारे घर के अंदर गैस के कनेक्शंस कहाँ-कहाँ पे अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस कहाँ-कहाँ पे अवेलेबल हैं और ये वायरिंग अंडरग्राउंड है या वायरिंग बाहर मेन वॉल के ऊपर हुई हुई है। सो ये सारा हमारे माइंड में इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। तो जब हम बात करते हैं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की तो फिर इसमें क्या आता है हमारे पास? सो बहुत सारी डेफिनिशंस हैं लिटरेचर के अंदर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में लेकिन अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मेनली जो आईटी का पार्ट है वो कंसिस्ट करता है टोटल इक्विपमेंट्स जितने हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, टोटल सिस्टम्स एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जितने यूज़ हो रहे होते हैं, उनमें सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, उनमें हार्डवेयर आ जाता है और सर्विसेज़ जो भी ऑर्गेनाइजेशन वो आईटी की सर्विसेज़ इस्तेमाल कर रही है। अब इसमें देखें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका मिशन कुछ और हो सकता है, उसका प्रोजेक्ट कुछ और हो सकता है, उसका प्रोग्राम कुछ और हो सकता है, उसकी आउटकम कुछ और हो सकती है। मतलब देखें ना एक हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इदारा है, जिसका काम है लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करना, लोगों को इमरजेंसी सर्विसेज़ प्रोवाइड करना। सो वहाँ पर आईटी का पार्ट क्या हो सकता है? दैट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर मैं बात करता हूँ एक इंश्योरेंस कंपनी की, तो इंश्योरेंस कंपनी में आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो सकता है? उस आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी क्या-क्या आईटी की इक्विपमेंट्स आ सकती हैं? आपके कौन-कौन से सिस्टम्स आ सकते हैं? कौन-कौन से सॉफ्टवेयर्स आ सकते हैं? और आप इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके क्या-क्या सर्विसेज़ उस ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं या वो ऑर्गेनाइज़ेशन इन सर्विसेज़ को इस्तेमाल करके क्या-क्या चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर रही है। ये जो सारा सारा कुछ है, ये सारा पार्ट हमारा शामिल होता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। अगर हम थोड़ा-सा इसको मज़ीद डिटेल में देखें तो हमें ये पता लगता है कि एक्चुअली आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो एक बेसिकली बेस फाउंडेशन है जिसके ऊपर किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन की उस ऑर्गेनाइज़ेशन का जो मेन पार्ट है, जो प्रोजेक्ट है, जो उसका आइडिया है, वो सारे का सारा उसके ऊपर रिलाय कर रहा होता है, उसके ऊपर बिल्ट हो रहा होता है। जैसे मैंने अभी एग्ज़ाम्पल की एक इंश्योरेंस कंपनी है। वो एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर क्या-क्या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है आपके ख्याल में? एक इंश्योरेंस कंपनी ने मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर्स रखे हुए हैं। इंश्योरेंस कंपनी में सबसे पहले जब किसी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जाएँगे तो आपको क्या नज़र आएगा? सबसे पहले तो हमें जो है वो पर्सनल कंप्यूटर्स नज़र आएँगे, पीसीज़ नज़र आएँगे। सवाल ये पैदा होता है कि पर्सनल कंप्यूटर किससे कनेक्टेड है? क्या ये नेटवर्क बेस्ड है? इसके साथ कोई नेटवर्क कनेक्टेड है कि नहीं है? तो हमें नज़र आएगा कि हाँ जी, ये लैन केबल के साथ जो है वो कनेक्टेड है। ओके, लोकल एरिया नेटवर्क एक बना हुआ है। तो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर क्या-क्या डिवाइसेज़ कनेक्टेड है उसके अंदर? हमारे पास कोई स्विच लगा हुआ है, कोई
राउटर लगा हुआ है, कैसे ये इंटरनेट की सर्विसेज पर्सनल कंप्यूटर के अंदर जो हम यूज़ कर रहे हैं। देखिए ये एक माइंड आता है कि आपने देखा ओके इस कंप्यूटर के ऊपर ये इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो मिल रही हैं, ये कैसे मिल रही है? एक लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू मिल रही है। फिर आप इसी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर थोड़ा-सा मज़ीद भी आपको नज़र आया ओके प्रिंटर भी पड़ा हुआ है। सो प्रिंटर क्या है? प्रिंटर को एक बंदा अपनी सीट के ऊपर बैठ के प्रिंट दे रहा है, तो ये कैसे? ये भी लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हुआ है। फिर इसके अलावा आप फिर मज़ीद चीज़ें देखते हैं कि जो पर्सनल कंप्यूटर पे एप्लीकेशंस इंस्टॉल हैं, जो एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड हुई हुई हैं उस पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर, वो एप्लीकेशन भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन है। वो जो हमारी एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन भी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन उन्होंने कोई अपना ही कोई इंश्योरेंस मैनेजमेंट सिस्टम उन्होंने अपना बनाया हुआ है। सो वो एप्लीकेशन किस तरह से काम कर रही है, अगर उस एप्लीकेशन में कोई मसला आता है, तो वहाँ पर मौजूद जो आईटी इंजीनियर होगा, जो आईटी प्रोफेशनल होगा, उसको ही बुलाया जाएगा, उसको ही कहा जाएगा कि इस टाइम यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इस एप्लीकेशन को देखें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक आईटी प्रोफेशनल है, जो आईटी इंजीनियर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के सारे आईटी के काम आ जाते हैं। अब जितने आईटी के काम आ जाते हैं दैट ऑल लाइज इन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसके अलावा आप मल्टीपल चीज़ें सोच सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कैमरास कैमरास जो लगे हुए हैं। सो जो कैमरास हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, अभी एग्जांपल जो दे रहा हूँ वो एग्जांपल दे रहा हूँ कि इंश्योरेंस कंपनी की। सो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कैमरास लगे होंगे, वो कैमरास की वर्किंग, वो कैमरास पे व्यू नहीं आ रहा, कैमरा किन-किन डिवाइसेज़ से कनेक्ट है, कैमरास की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी। सो ये सारे का सारा पार्ट आपका इस ऑर्गेनाइजेशन के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट में आ जाता है। सो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ी टर्म है, जिसके अंदर आप आईटी रिलेटेड तमाम इक्विपमेंट्स को, तमाम सिस्टम्स को, तमाम सॉफ्टवेयर्स को और इन सॉफ्टवेयर, इक्विपमेंट और सिस्टम की मदद से जो भी सर्विसेज़ एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है कस्टमर्स को, ये सारा कुछ आप उस ऑर्गेनाइजेशन का जब आप देखें, तो वो सारे का सारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही कंसिस्ट करता है। सो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हम अगर जनरली तौर पे डिफाइन करें, 2-3 1-2 लाइनों में अगर मैं डिफाइन करूँ, तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर फिर वो पार्ट होगा एक ऑर्गेनाइजेशन का जिसकी बेस के ऊपर जिसमें ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी की मदद से जो सर्विसेज कस्टमर को ऑफर कर रही है, तो वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा आपका। सो आई होप कि आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की। सो इसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि एक जो आईटी प्रोफेशनल है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तमाम के तमाम सर्विसेज को जो है वो लेकर चल रहा होगा। सो हमें यहाँ तक ये क्लियर हो गया कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली में होता क्या है। तो अब हम देखेंगे कि आईटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या-क्या होते हैं। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की इस कोर्स में जो हमने डेफिनिशन देखी है, तो ये एक वो बिल्डिंग ब्लॉक है कि आप कहीं भी चले जाएँ, आपको जितनी भी चीज़ें हैं, इसी मॉडल के थ्रू आपको मिलेंगी। तो ये एक्चुअली लेयर्स बनी हुई हैं। कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन है, किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में के अंदर आप चले जाएँ, तो वो ऑर्गेनाइज़ेशन इन्हीं किसी न किसी लेयर के ऊपर जो है वो कोई ना कोई काम कर रहे होंगे आपको। जहाँ पे आईटी इन्वॉल्व हो जाएगी, वो आईटी की सर्विसेज़ जहाँ पे आपको मिल रही होंगी। अब ऑलमोस्ट आपको पता है आईटी हर जगह पर है, हर जगह पे आप किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में चले जाएँ, आप स्कूल में चले जाएँ, आप हॉस्पिटल में चले जाएँ, आप कॉलेज में चले जाएँ, आप यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, आप किसी भी इदारे में, किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में चले जाएँ, आप कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर चले जाएँ, जिस मर्ज़ी सेंटर के अंदर चले जाएँ, जिस मर्ज़ी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर चले जाएँ, आप वहाँ पर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को पाएँगे, आप आईटी की सर्विसेज़ को पाएँगे। देखिए, आईटी की सर्विसेज़ से क्या मुराद है? आईटी की सर्विसेज़ से मुराद ये है कि हर एक इदारा आईटी की इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अपना काम कर रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हॉस्पिटल की एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सो जो हॉस्पिटल है, ये कौन-कौन सी आईटी सर्विसेज़ इस्तेमाल कर रहा है? देखिए, सबसे पहले जो इंटरनेट की सर्विस है, इंटरनेट सर्विस। तो सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि जी हमारे डॉक्टर्स हॉस्पिटल के अंदर जितने भी रूम्स हैं, डॉक्टर्स के जितने भी रूम्स हैं, उन हर रूम के अंदर पर्सनल कंप्यूटर मौजूद होना चाहिए और उस पर्सनल कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट की सर्विस मौजूद होनी चाहिए। तो वो इंटरनेट की सर्विस किस तरह से वो प्रोवाइड कर रहे होंगे? ऑब्वियसली इसके ऊपर भी कोई ना कोई वो डिवाइसेज़ इस्तेमाल कर रहे होंगे। कौन-कौन से इसमें उन्होंने एक्सेस पॉइंट्स लगाए होंगे, एक्सेस पॉइंट हर फ्लोर के ऊपर लगाया होगा कि हर पॉइंट के ऊपर वाईफ़ाई का कनेक्शन जो है वो मिल सके। फिर उन्होंने हो सकता है कि पूरा एक लैन नेटवर्क बनाया हो सकता है कि उन्होंने राउटर लगाया हो सकता है उन्होंने जो है वो स्विचेज़ लगाए हों। सो
आर यू गेटिंग द थिंग कि किस तरह से एक हॉस्पिटल के अंदर एक सिंपल सी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आईटी की हेल्प ली जा रही है। फिर इसके बाद उसी हॉस्पिटल के अंदर हम ये चाहते हैं कि जितने डॉक्टर्स हैं उन डॉक्टर्स के पर्सनल कंप्यूटर्स के ऊपर वो जो भी काम कर रहे हैं वो सारा कुछ हम देख सकें, उनको हम मॉनिटर कर सकें। तो उनको मॉनिटर करने के लिए, इन ऑर्डर टू मॉनिटर द personal computers of all the doctors or all the personal computers present in the hospital, हम क्या करते हैं वहाँ पे स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करते हैं, उन सारे सॉफ्टवेयर्स को हम मॉनिटर करते हैं। वी मॉनिटर द सॉफ्टवेयर वाया यूजिंग मास्टर सॉफ्टवेयर। सो वो मास्टर सॉफ्टवेयर कहाँ पे होगा? वो मास्टर सॉफ्टवेयर हमारे एक किसी न किसी बड़े से सर्वर के ऊपर इंस्टॉल होगा, जिसके जरिए हम वन विंडो के ऊपर हर एक का कंप्यूटर मॉनिटर कर रहे होंगे। हमें पता लग रहा होगा कि इस टाइम कौन कौन से सिस्टम पे क्या चल रहा है, और हम यहाँ तक एक्सेस कर पाएंगे कि कौन कौन सा बंदा इंटरनेट पे किस किस वेबसाइट के ऊपर जा रहा है और वो क्या कम्युनिकेशन कर रहा है। फिर इसके अलावा हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी सेंटर भी होता है, तो इमरजेंसी सेंटर के अंदर हम ये भी चाहते हैं कि लोगों का जो है वो आने जाने का रिकॉर्ड रखा जाए, पूरा एक डाटा मेंटेन किया जाए। तो उस पूरे डाटा को मेंटेन करने के लिए आप वहाँ पे भी कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल करवाएंगे। अब उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को भी आपने ही इम्प्लीमेंट करना है। आईटी प्रोफेशनल, यू आर द आईटी प्रोफेशनल, सो आपने ही इम्प्लीमेंट करना है और आपने ही उसको मेंटेन भी करना है। सो जब आप उसको मेंटेन भी कर रहे होंगे और ये सारी चीजें कर रहे होंगे, तो कौन करेगा? आईटी प्रोफेशनल करेगा। तो ये सारा चीजें किसके पार्ट में? आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर फॉल करेंगी। फिर बड़ी बात सिक्योरिटी की, कैसे भूल सकते हैं हम? आजकल सिक्योरिटी का आपको पता है दौर है। सो सिक्योरिटी की अगर हम बात करेंगे तो सिक्योरिटी के अंदर क्या चीज शामिल होगी हमारी? सिक्योरिटी के अंदर हमारी चीजें शामिल होंगी सबसे पहले कैमरास, और फिर कैमरास के बाद हम ये भी चाहते हैं कि रूम्स में, हॉल्स में बैठ के कोई क्या बात कर रहा है, कैसे कर रहा है, हम उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी करें। सो ये सारी चीजें वंस अगेन कहाँ पे जानी चाहिए? क्या हम ये सारा डाटा, अपने हॉस्पिटल का सारा डाटा बाहर किसी और को देंगे? नहीं, हम खुद वहां पर अपना एक सेंटर बनाएंगे, आईटी सेंटर बनाएंगे, जहां पे हम ये सारी चीजों का डाटा जो है वो कंट्रोल करेंगे। और इस तरह की बेशुमार सेक्टरा सर आईटी सर्विसेज होंगी जो कि ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए इस्तेमाल करके, ना सिर्फ, अब देखिए ये तो वो चीजें हैं जो कि आप खुद कर रहे होंगे। इसके अलावा जो आप कस्टमर को, जो पेशेंट को आप आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, वो डिफरेंट है। सो वो बहुत ज्यादा हो सकती है। तो अब बात बताने का मकसद ये है आपको कि ये सारी आईटी सर्विसेज जितनी भी हैं आपकी, ये सारी की सारी एक प्रॉपर मॉडल के थ्रू होती है। इसकी हर एक की लेयर बाय लेयर जो है वो हमने डिवाइड की हुई, एक प्रॉपर मॉडल बना हुआ है। मॉडल क्यों बनाया हुआ है? ताकि हर लेयर के ऊपर हर बंदे की काम करने की जो है वो सलाहियत को बेहतर बनाया जा सके। देखिए अगर आप डिवीजन कर देते हैं काम करने के लिए डिवीजन्स कर देते हैं कि ये वाला काम आपका होगा, ये वाला काम इस तय पे मैं काम करूंगा, इस तय पे मैं काम करूंगा, इस तय पे मैं काम करूंगा, तो फिर उस तरह से काम करना जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो जैसे आपको एक बड़ी सिंपल सी मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपने एक एक जगह से दूसरी जगह पे कोई चीज़ भेजनी है, एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ भेजनी है, तो आप अपनी उस चीज़ को पहले एक बॉक्स में फिल करेंगे और पास वाले ही टीसीएस ऑफिस में भेज देंगे। फिर टीसीएस ऑफिस वाला जो है वो अपने करीबी मेन ब्रांच में उस आपके चीज़ को, जिसे भी आप भेज रहे हैं, वो वहाँ पे भेज देगा। फिर ये आगे दूसरे मुल्क पे जाएगी और हर कोई अपना-अपना काम कर रहा होगा। सो जो टीसीएस वाला ऑफिस है, जो करीबी आपके घर का टीसीएस ऑफिस, उसका बस काम ये होगा कि वो आपसे पैकेट्स या आपके करियर जो भी आप भेजना चाह रहे हैं वो कलेक्ट करे और आगे भेज दे। तो अगर हम इस तरह से हर एक बंदे की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दें एक काम करने की, तो हमारा काम जो है वो एफिशिएंट हो जाता है। तो इसी तरह से इस बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर भी हमने कुछ ये लेयर्स बनाई हुई हैं, और इन लेयर्स के अकॉर्डिंगली हम इसको अब समझने की कोशिश करेंगे कि ये लेयर किस तरह से काम करती है। तो सबसे पहले हमारी जो लेयर है वो है प्रोसेस इंफॉर्मेशन फंक्शनल मैनेजमेंट। देखिए जो फंक्शनल मैनेजमेंट है ना, फंक्शनल मैनेजमेंट इज द कैटेगरी ऑफ अ सिस्टम मैनेजमेंट दैट इंश्योर्स द सिस्टम इज कॉन्फ़िगर्ड टू परफॉर्म द नीडेड बिजनेस फंक्शंस। ठीक है? यानी कि बिजनेस जो फंक्शनल मैनेजमेंट है, ये एक्चुअली आपकी वो कैटेगरी होती है एक पूरे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जिसका मकसद ये होता है कि वो इस चीज को मेक श्योर कर ले कि बिजनेस जो मेन फंक्शन है वो प्रॉपरली परफॉर्म हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। यानी कि इस लेवल के ऊपर फंक्शनल मैनेजमेंट के ऊपर ये वो वाले लोग
होंगे, जो कि इस बात को इंश्योर कर रहे होंगे कि हम आईटी सर्विसेज़ अपने बिज़नेस में जिस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो पूरी हो रही हैं या वो पूरी नहीं हो रही। मिसाल के तौर पे इसमें आ जाता है बिज़नेस प्रोसेसेज़ आ जाती हैं। देखिए, हर ऑर्गेनाइज़ेशन की अपनी एक बिज़नेस प्रोसेस होती है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ एक इंश्योरेंस कंपनी की, तो इंश्योरेंस कंपनी की बिज़नेस प्रोसेस क्या होगी? उनकी बिज़नेस प्रोसेस ये होगी कि उन्होंने कंप्यूटर के ज़रिए से इनवॉइस क्रिएट करना होता है। कंप्यूटर के ज़रिए से उन्होंने एक इनवॉइस क्रिएट करना है, इनवॉइस क्रिएट करना है। सो इनवॉइस से क्या मुराद है? इनवॉइस से मुराद है कि उन्होंने पूरा एक ड्राफ्ट बनाना होता है पूरा। सो उसको क्रिएट करने के लिए वो क्या करते हैं? डाटा एंटर करते हैं। ये उनकी बिज़नेस प्रोसेस है कि उन्होंने कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर किया हुआ है। उस सॉफ्टवेयर का काम ये है कि वो सिंपली डाटा एंटर करेंगे कि जी ये कस्टमर का नाम है, ये कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ है, ये कस्टमर इस टाइम आया और इसने इतने पैसे जमा करवाए और बाकी इतने पैसे इसके रिमेनिंग रह गए। सो ये इंश्योरेंस कंपनी के अंदर ये एक छोटी-सी बिज़नेस प्रोसेस है। देखिए बिज़नेस प्रोसेस होता है कि आप जो सेट ऑफ टास्क जो एक डिपार्टमेंट के अंदर, एक ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर एक ख़ास जो है वो मकसद अचीव करने के लिए जो आप सेट ऑफ टास्क परफॉर्म कर रहे थे वो उसकी बिज़नेस प्रोसेस होती है। जैसे अगर मैं अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें, तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट की बिज़नेस प्रोसेस क्या होगी? उसकी बिज़नेस प्रोसेस होगी स्टूडेंट से फीस कलेक्ट करना, उसका डाटा सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर करना और अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी देना और सैलरी देने के बाद उनसे रिसीविंग लेके उनका डाटा अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो एंटर करना। तो ये सारा काम करने के लिए अपनी इस बिज़नेस प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए अकाउंट्स वाले ने यकीनन यकीनन कोई ना कोई सॉफ्टवेयर ज़रूर रखा होगा। सो वो बिज़नेस प्रोसेस होता है। तो ये जो फंक्शनल मैनेजमेंट होती है, फंक्शनल मैनेजमेंट यही इंश्योर करती है कि हर डिपार्टमेंट की जो मेन बिज़नेस प्रोसेस है, क्या वो प्रॉपर्ली तौर पे कॉन्फ़िगर है? क्या वो बिज़नेस प्रोसेस ऑपरेशनल है? क्या वो बिज़नेस प्रोसेस फंक्शनल है? उसमें किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं है? क्या उस बिज़नेस प्रोसेस का क्रिएट होने के बाद हम उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? यानी कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने 10 बच्चों की फीस कलेक्ट की और उसका डाटा एंटर कर दिया कि ये रोल नंबर फलाँ सेक्शन के बच्चे ने इतनी अमाउंट सबमिट करवा दी, बाकी रिमेनिंग अमाउंट ये 10 दिन के बाद सबमिट कराएगा। तो अगर मैं इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहूँ, तो क्या मैं उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? सो ये फंक्शनल मैनेजमेंट के लेवल के ऊपर लोगों का जो है वो काम होता है कि वो क्या इंश्योर कर सके, वो ये इंश्योर कर सके कि बिजनेस को प्रॉपर्ली तौर पे देखिए बिजनेस फंक्शन की जब मैं बात करता हूँ तो वो हमेशा बिजनेस का मतलब ये नहीं होता कि सेल परचेज का काम। बिजनेस फंक्शन बिजनेस प्रोसेस एक जनरल टर्म है जिसका मतलब ये होता है कि आप अपने डिपार्टमेंट में जो भी काम कर रहे हैं आप वो काम क्या वो काम आपका प्रॉपर्ली तौर पे उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा? वो देखिए वो काम डाटा एंट्री का भी हो सकता है, वो काम आपका बिलिंग का भी हो सकता है, बिल जनरेट करना। एक एक बंदा एक ऑफिस के अंदर बैठा है जो ऑटो बिल जनरेट करता है, डाटा कस्टमर्स का एंटर करता है और उनको प्रिंट निकालता है। तो फंक्शनल मैनेजमेंट ये इंश्योर करेगा फंक्शनल मैनेजमेंट वाला जो पार्ट होगा यहाँ पे जो भी एम्प्लॉइज़ होंगे वो ये इंश्योर करेंगे कि क्या इस डिपार्टमेंट के अंदर ये बंदा जो ऑटो बिल जनरेट कर रहा है प्रिंटर के थ्रू डाटा एंटर कर रहा है तो क्या इसका ये सॉफ्टवेयर ठीक काम कर रहा है? क्या ये प्रिंट ठीक निकाल के दे रहा है? सो इस तरह की जितने भी ये तो मैंने एक बिज़नेस प्रोसेस बताई ना इस तरह की यू कैन इमेजिन अ लॉट ऑफ बिज़नेस प्रोसेसेस। तो इस तरह की जितनी भी बिज़नेस प्रोसेसेस हैं क्या सारी की सारी बिज़नेस प्रोसेसेस ठीक तरह से ऑपरेशनल हैं? या ठीक तरह से काम कर रही हैं या नहीं काम कर रही? ऑलराइट? फिर उसके बाद जो अगला लेवल आता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वो हमारा अगला लेवल आता है एप्लीकेशन मैनेजमेंट। सो एप्लीकेशन मैनेजमेंट में अगर हम देखें तो एप्लीकेशन मैनेजमेंट एक्चुअली 3 किस्म की हम जो है ना वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 किस्म की एप्लीकेशंस मोस्टली जो है वो डील कर रहे होते हैं। पहली होती है हमारे पास क्लाइंट एप्लीकेशन, दूसरी होती है हमारे पास ऑफिस एप्लीकेशन और तीसरी होती है हमारे पास बिज़नेस स्पेसिफिक एप्लीकेशन। अब ये जितनी एप्लीकेशन मैनेजमेंट है ना एक्चुअली इस लेवल के ऊपर जो मैनेजमेंट है, जो एम्प्लॉइज़ हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि क्या एप्लीकेशंस टेक्निकली तौर पे ठीक काम कर रही है? क्या टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन उनकी ठीक है? आया कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो टेक्निकल ऑपरेशन है एप्लीकेशन का, क्या वो बिल्कुल ठीक है या नहीं ठीक रन कर रहा है? अगर उसमें कोई टेक्निकल फ़ॉल्ट आ जाता है, सो ये वाली टीम जो होगी, जो एप्लीकेशन मैनेजमेंट के ऊपर तैनात होगी, ये वो टीम उस चीज़ को मेक श्योर करेगी। अब वो डिपेंड करता है कि उस ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर आप किस तरह की जो है वो एप्लीकेशंस यूज़ करेंगे। तो क्लाइंट एप्लीकेशंस हैं, तो हमें पता है क्लाइंट एप्लीकेशन जो है वो
एंड यूजर्स डिवाइसेस होती हैं, जैसे पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप्स, वेब ब्राउजर्स भी हो सकते हैं, वर्ड प्रोसेसर्स भी हो सकते हैं, ईमेल्स भी हो सकती हैं, इस तरह की एप्लीकेशन। इसी तरह का अगर हम ऑफिस एप्लीकेशंस की बात करें, तो ये स्टैंडर्ड सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन होती हैं, जैसे मेल सर्वर हो गया, कोलैबोरेशन टूल हो गई, इंस्टेंट मैसेज सर्वर्स एप्लीकेशन हो गई। और ये कहीं न कहीं आके अगर कहीं पे अगर मसला कर रही है, तो ये एप्लीकेशन मैनेजमेंट का पार्ट होगा। लेकिन इसी तरह बिज़नेस स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, ये टिपिकली जो है वो हाइली कस्टमाइज़्ड या बड़ी ना कस्टमाइज़्ड एप्लीकेशंस होती हैं। जो बिज़नेस एप्लीकेशन होती है, मतलब हर ऑर्गनाइज़ेशन अपने लिहाज से जो है वो बनाती होती है। इनमें कौन-कौन सी एप्लीकेशंस आ जाती हैं? इनके अंदर आप कह सकते हैं एप्लीकेशन आ जाती है, सीआरएम एक एप्लीकेशन है, वो आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। सीआरएम इज़ लाइक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक एप्लीकेशन ले सकते हैं। एक इंडस्ट्री के अंदर वैसे एक बड़ी फेमस एप्लीकेशन बिज़नेस एप्लीकेशन यूज़ की जिसे हम स्काडा कहते होते हैं। सो स्काडा, सो नो नीड टू गो इंटू द डेप्थ डिटेल ऑफ दिस एप्लीकेशन। सो ये इस तरह की जितनी भी एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन मैनेजमेंट का काम होता है कि वो इनकी कॉन्फ़िगरेशन से लेकर इनके टेक्निकल ऑपरेशंस तक इन एप्लीकेशंस को जो है वो देखते हैं। टेक्निकल देखें, रिमेंबर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल टेक्नालिटी। सो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो एप्लीकेशन मैनेजमेंट है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है। सो इसी तरह से अगर हम बात करें एप्लीकेशन मैनेजमेंट के बाद हमारे पास आता है प्लेटफ़ॉर्म मैनेजमेंट। अब देखिए, जो प्लेटफ़ॉर्म मैनेजमेंट है, बहुत सारी जितनी भी ये हमने ऊपर एप्लीकेशन देखी, ये सारी एप्लीकेशंस को प्रॉपर्ली तौर पे रन करने के लिए, जितनी भी एप्लीकेशन हमने देखी है, इन सारी एप्लीकेशंस को रन करने के लिए कोई ना कोई एडिशनल सर्विसेज़ रिक्वायर्ड होती हैं। वो एडिशनल प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं जो कि इनको हेल्प करते हैं। ये जो ऊपर हमने एप्लीकेशन जितनी अभी हमने बिज़नेस एप्लीकेशन देखी, जिसमें आपको स्काडा का बता रहा था, ईआरपी एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग एप्लीकेशन है। सो ये मेल सर्वर की एप्लीकेशन, ब्राउज़र, वर्ड प्रोसेसर, ईमेल, क्लाइंट्स को ईमेल करना, आउटलुक के ऊपर एक ऑर्गनाइज़ेशन एक-दूसरे के साथ ईमेल्स पे कम्युनिकेशन कर रही है, तो उन सारों की ईमेल्स एक जगह पे स्टोर करवानी है आपने। तो इन सारों को मेक श्योर करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है प्लेटफ़ॉर्म्स की, कि हमारे पास कोई प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए जिनके ऊपर ये एप्लीकेशन प्रॉपर तौर पे जो है वो रन करे। जिनकी मदद से आप आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि कौन-सी एप्लीकेशन किस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जो है वो रन होगी। सो देखिए, जैसे ऊपर आपके पास एप्लीकेशन थी, क्लाइंट एप्लीकेशन थी। सो आप कह सकते हैं कि वो क्लाइंट एप्लीकेशन जो वेब सर्वर्स के ऊपर रन होती है, उसके लिए जो प्लेटफ़ॉर्म हो सकता है, वो फ्रंट एंड सर्वर्स हो सकते हैं, आपके एप्लीकेशन सर्वर्स हो सकते हैं, आपकी कनेक्टिविटीज़ हो सकती हैं और आपके डेटाबेसेस हो सकते हैं। देखिए, फ्रंट एंड सर्वर्स को आई थिंक ये आगे एक्सप्लेन कर रहा है, सो मैं आगे चल के इसको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ कि फ्रंट एंड सर्वर्स क्या है। देखिए, जो फ्रंट एंड सर्वर्स हैं, ये बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि दे प्रोवाइड एंड यूजर्स विद इंटरेक्शन टू द एप्लीकेशन, ठीक है? सो वेब ब्राउज़र्स के थ्रू आप उन एप्लीकेशंस को अगर एक्सेस करते हैं, तो वो एक्चुअली बैकएंड के ऊपर एक सर्वर रन हो रहा होगा, जिसके थ्रू आप उसको एक्सेस कर रहे होंगे। इसी तरह से एक एप्लीकेशन सर्वर है। एप्लीकेशन सर्वर के अंदर भी सेम ही काम होगा कि आप जो है वो एक्चुअल एप्लीकेशन कहीं और रन हो रही होगी, लेकिन आप उसको जो है वो एक्सेस करके यूज़ कर रहे होंगे। इसी तरह कनेक्टिविटी में अगर देखें, तो कनेक्टिविटी के अंदर आपके जो इन्वॉल्व होते हैं वो एफ़टीपी सर्वर्स होते हैं। सो एफ़टीपी सर्वर्स एक्चुअली में आपके जो है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स होते हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर होते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपना डाटा एक ही जगह पे अपलोड करना है, और फिर उस डाटा को चेंजेस करनी है और सेव करना है, फिर डाउनलोड करना है। तो उस एप्लीकेशन के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एफटीपी सर्वर्स कनेक्टिविटी के लिए जो है वो इंस्टॉल कर सकती है। इसी तरह से हमारे पास एक्सट्रैक्शन, ये ईटीएल सर्वर्स होते हैं, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और लोड सर्वर्स होते हैं। अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये क्या नाम आ रहे हैं, ये सर्वर क्या है, ईटीएल, ईएसबी और ये क्या है? देख के ही सर घूम गया, पहले दिन, पहली क्लास है और कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर। हमने ये सारी चीज़ें, ये सारे चैप्टर्स आगे आगे चल के हमने एक-एक चीज़ को, इनको चैप्टर्स को डिटेल में एनालिसिस करना है कि भाई ये फ्रंट एंड सर्वर है, कहाँ पे इंस्टॉल करोगे आप? आप ये एप्लीकेशन सर्वर है, क्यों इंस्टॉल कर रहे हो? क्या ज़रूरत पड़ी? हम देखिए, नीचे से हम शुरू होंगे, खुदाई से लेकर एक बिल्डिंग के अंदर जहाँ पे आईटी का नाम आ गया, हम खुदाई करने से लेकर ऊपर तक एंड यूज़र तक सारा पढ़ेंगे कि जनाब, अगर आपने यूज़र को इंटरनेट की सर्विसेज़ प्रोवाइड करनी है, तो तुमने ज़मीन के नीचे जो केबलिंग करनी है,
उस केबलिंग के लिए गड्ढा कितना करना है और कौन सी केबल इस्तेमाल करनी है, वहाँ से बेटा पढ़ना शुरू करेंगे और ऊपर एंड तक जाएँगे। सारी डिटेल, सारी टेक्निकलिटी, सारा कुछ देखेंगे, मतलब कि हम ये करेंगे कि हम सारी डिटेल्स को पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला एक केस स्टडी भी पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि एक ऑर्गेनाइज़ेशन अगर बनती है, कोई इदारा बनता है, तो उसके अंदर आईटी सर्विसेज़ नीचे से लेकर ऊपर तक प्रैक्टिकली तौर पे कैसे जो है वो होती है। सो इसलिए परेशान नहीं होना, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। फिर उसके बाद अगर हम अपने लास्ट पार्ट को देखें, तो हमारा जो लास्ट पार्ट है इसमें जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, लेकिन ये बिल्डिंग ब्लॉक ज़रूरी नहीं कि ये प्रॉपर एक हायरार्की से ही इन्होंने दिए हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सबसे पहले एंड देखिए, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एंड यूज़र डिवाइसेज़ इस इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले आ जाती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के अंदर जो टीम होगी वो इन चीज़ों को मैनेज कर रही होगी। तो ज़रूरी नहीं कि नेटवर्किंग सबसे एंड पे मैनेज हो रही होगी। ये एंड यूज़र सबसे पहले हो रही होगी, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। सो इसके अंदर हम एंड यूज़र डिवाइसेज़ मैनेज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को देखते हैं कि हमने सिस्टम्स के ऊपर जो बाज़ सिस्टम्स के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 8, विंडो 7, काली लिनक्स, विंडो सर्वर, विंडो डॉट नेट, ये इस तरह के इंस्टॉल हुए थे, तो उसको भी हमने जो है वो टाइम टू टाइम देखना होता है। फिर उसके बाद कंप्यूट से अच्छा, ये इसकी आगे डिटेल है, मैं उसमें डिस्कस करता हूँ, मैं आपको इसी में बता रहा हूँ। सो इसके अंदर हमारे पास जो है वो चीज़ क्या शामिल होगी? सो इसके अंदर जो हमारी चीज़ है वो ये शामिल होगी कि एंड यूज़र डिवाइसेज़ के अंदर हमारे पास पीसीज़, लैपटॉप्स, थिन क्लाइंट्स, मोबाइल, ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर एंड यूज़र्स के अंदर आ जाएँगी। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उसका मेमोरी कितनी है, वो कितने प्रोसेसर को यूज़ कर रही है, कौन-कौन सी डिवाइसेज़ लेके चल रही है, इंटरनल फाइल सिस्टम कौन-सा चल रहा है। ऑलराइट। सो ये सारी डिटेल्स हम आगे चल के जो है वो अलग-अलग चैप्टर्स के अंदर जो है वो पढ़ रहे होंगे। कंप्यूट के पार्ट के अंदर हम एक्चुअली देख रहे होते हैं कि किस तरह से जो डाटा सेंटर्स लगे हुए हैं, जो सर्वर्स हैं हमारे, उनमें कौन-कौन से प्रोसेसर लगे हुए हैं। हैवी कंप्यूटेशन के लिए हमने जो वर्चुअल कंप्यूटर्स रखे हैं वो कौन से हैं। अब देखिए, डाटा को स्टोर करने के लिए, मतलब जब एक ऑर्गेनाइजेशन के जैसे एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर बहुत ज़्यादा डाटा हो गया, बहुत ज़्यादा डाटा पेशेंट्स का हो चुका है, तो आप सारा डाटा आपने रिटेन भी रखना है, आपने सेव भी रखना है। आप ये तो नहीं ना चाहते कि वो डाटा वक्त के आने के साथ साथ जो है वो ऐसा ऐसा खुद ही डिलीट हो जाए, जब ज़रूरत पड़े तो फिर आपको वो मिल ही ना पाए। तो फिर आप क्या करते हैं, आप उसको एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क से सेव करते हैं, टेप से सेव करते हैं। तो ये कुछ डाटा स्टोरेज के तरीके कार हैं कि आप उन डाटा को वर्चुअली तौर पे कहीं से भी रिमोटली एक्सेस भी कर सकें। सो अभी तो मैं इनके बारे में नहीं इतना बता रहा, लेकिन हम इसके बारे में आगे जब चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा ओह माय गॉड! इतनी ज़्यादा डिवाइसेज़ हैं, तो मैं इसके एक-एक डिवाइस के बारे में बताना शुरू करूँ तो ये लेक्चर मेरा 4 घंटे से पहले खत्म नहीं होगा। तो इसलिए इन चीज़ों को हम इन चैप्टर्स में जाके ही आगे डिटेल में देखेंगे। सो हम अभी ये देख सकते हैं कि ठीक है, नेटवर्किंग के कंपोनेंट्स में ये आईटी के इंफ्रा मैनेजमेंट के अंदर क्या-क्या पार्ट्स आ जाते हैं। फिर ये जो सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, डोमेन नेम सर्वर की, डीएचसीपी की और टाइम सर्विसेज़ की। तो इसके अलावा कुछ हमारे डाटा सेंटर्स भी बने होते हैं, यूपीएस के भी डाटा सेंटर होता है, एसी कनेक्शन के लिए भी डाटा सेंटर होता है। सारे कंप्यूटर्स को रखने के लिए रैक्स कैसे रखे जाते हैं, उनकी सिक्योरिटी कैसे मैनेज की जाती है। और डाटा सेंटर एक्चुअली में क्या होता है, डाटा सेंटर होता है कि जहाँ पे आपका पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हार्डवेयर है वो लोकेट करता है, फिजिकली लोकेट करता है। और ये जो सारे टूल्स हम इस्तेमाल कर रहे होंगे मॉनिटरिंग के लिए, बैकअप के लिए, लॉगिंग के लिए, ये सारी चीज़ें आपकी डाटा सेंटर्स के अंदर ही जो है वो शामिल होंगी। सो ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लॉक है, जितना हमने देखा, इसमें ये नहीं है कि हमने अभी तो इंट्रोडक्टरी तौर के ऊपर देखा। सो थोड़ा-सा स्पीड में जो है वो इन चीज़ों को मैंने डिफाइन किया, तो जस्ट टू मेक दिस लेक्चर शॉर्ट। सो ये जितना भी हमारे पास हमने जितने भी टाइम कंपोनेंट्स को देखा है, इन सारी चीज़ों को हमने आगे चल के डिटेल में पढ़ना है। तो इस लेक्चर का मेनली तौर पे मकसद ये था कि आपको ये बताया जा सके कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एक छोटा-सा नाम नहीं है, इट्स अ बिग नेम। और आप बीइंग एन आईटी इंजीनियर, बीइंग एन आईटी प्रोफेशनल, आप मार्केट के अंदर जब जाएँगे तो आप एक आईटी प्रोफेशनल के तौर पे जब मार्केट के अंदर जाएँगे तो आप वहाँ पे एज़ अ आईटी इंजीनियर क्या-क्या, किन-किन सर्विसेज़ को देख रहे होंगे। और अगर इतना कुछ है देखने के लिए, अगर आप बेटा ये जो अभी जितने लेवल हमने देखे, ये जितने लेवल हमने देखे ये वाले, अगर आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स को ही खाली सँभाल लें, अगर आप एक इदारे के इस इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की जितने कंपोनेंट्स हैं, वो ओएस, कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्किंग, डाटा, इन सारों को सँभाल लें, तो आप कितने ज़्यादा प्रोफेशनल जो है वो एक्सपर्ट बंदे जो हैं वो बन सकते हैं। सो आप ये, लेकिन जो इसका हेड होता है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट का, वो बंदा फिर एक्सपीरियंस्ड बंदा होता है। लेकिन बात बताने का मकसद ये है कि यू हैव अ लॉट टू लर्न इन दिस फील्ड, इन दिस आईटी मैनेजमेंट।
आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। सो हमने ये जितने भी अब कंपोनेंट्स देखे हैं, ये जितनी भी चीज़ें देखी हैं, ये आगे चल के हम मेन डिटेल्स इनकी हर चैप्टर के साथ पढ़ेंगे। एक-एक चैप्टर को हम देखेंगे और हम देखेंगे कि हर चैप्टर के अंदर अगर हम कहते हैं कि जी एंड यूज़र डिवाइसेज़ हैं, तो वो कौन-कौन सी किस्म की है। हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कौन-कौन से किस्म के होंगे। हम कहते हैं स्टोरेज, एक आईटी एक ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए क्या-क्या बेहतरीन तरीके हो सकते हैं। एक छोटे से छोटे इदारे में डाटा स्टोरेज के लिए क्या तरीक़ेकार बेस्ट रहेगा और बड़े से बड़े इदारे के लिए डाटा स्टोरेज का मेथड जो है वो क्या बेस्ट रहेगा। सो बीइंग एन आईटी प्रोफेशनल, आपका मार्केट के अंदर काम नहीं होगा कि आप खुद इसको हाथ से लगाएँ, बल्कि आप एक ऐसा इंटेलेक्चुअल एसेट होंगे एक इदारे के लिए जिस पे आप बैठ के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। आप उन्हें बताएँगे, टेक्नीशियंस को आप गाइड करेंगे। आपके नीचे जो लोअर स्टाफ होगा, आप उन्हें बताएँगे कि यहाँ पे हमने इस तरह की सर्विसेज़ जो है वो डिप्लॉय करनी है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ेशन की रिक्वायरमेंट ये है। आप वहाँ पे टेक्निकली तौर पे एक गाइडिंग मीडिया बन रहे होंगे। सो इसमें आपने बिल्कुल नहीं सोचना कि हम ये आईटी प्रोफेशनल खुद इन चीज़ों को जाके जो है वो लगाएँगे हाथ से, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आगे है हमारे पास कुछ नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स। देखिए, इस मॉडल के अंदर आपको ये नज़र आ रहा होगा कि कुछ ये 3 पॉइंट्स भी थे। देखिए, जब हम बात करते हैं ना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ़ ये नहीं होता कि आपने एक इदारे के अंदर जो है वो नेटवर्किंग के लिए चीज़ें लगा दी, कंप्यूटर्स लगवा के दे दिए और कंप्यूटर के ऊपर सर्विसेज़ दे दी, इंटरनेट की सर्विस आ रही है, एप्लीकेशंस ठीक काम कर रही है, सॉफ्टवेयर ठीक काम कर रहा है, डेटाबेस ठीक काम कर रहा है। इसके अलावा भी कुछ मज़ीद एट्रीब्यूट्स होती हैं, कुछ मज़ीद चीज़ें होती हैं, जो कि एक आईटी प्रोफ़ेशनल, एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट वाला बंदा इंश्योर करता है। वो 3 चीज़ें हैं आपकी, वो 3 चीज़ें क्या? पहली अवेलेबिलिटी, परफ़ॉर्मेंस और सिक्योरिटी, कि जनाब आपने जो सिस्टम लगवा के दिया है हमें, आईटी प्रोफ़ेशनल जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट है, क्या वो सिस्टम 24 आवर्स काम भी करता है कि नहीं करता? ऐसा तो नहीं है कि सुबह के टाइम सिस्टम ठीक काम कर रहा था, रात के वक़्त, शाम के टाइम जब ज़्यादा लोड बढ़ता है, तो वो काम करना ही बंद कर जाता है। तो अवेलेबिलिटी, सिस्टम की अवेलेबिलिटी है या नहीं है? कितना टाइम होता है जब वो सिस्टम अनअवेलेबल हो जाता है? आपको पता है कि अगर एक इदारे के अंदर आपका आईटी का मैकेनिज़्म बैठ जाए कुछ देर के लिए, तो कितना लॉस हो सकता है? एक हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल के अंदर अगर ऑनलाइन डेटाबेस काम करना बंद कर जाए, तो जो जितने पेशेंट्स आ रहे होंगे, उनका रिकॉर्ड नहीं उस एप्लीकेशन के अंदर एंटर हो रहा होगा। इसी तरह से अगर आप एग्ज़ाम्पल ले लें ऑनलाइन रिज़र्वेशन, ऑनलाइन नादरा की सिस्टम की एग्ज़ाम्पल ले लें कि आप ऑनलाइन नादरा पे टिकट बुकिंग करवा रहे हैं, तो अगर वो उनका सिस्टम 2 घंटे के लिए अनअवेलेबल हो जाता है, तो इसका मतलब है कि 2 घंटे के दरमियान में कोई भी रिज़र्वेशन नहीं हो पाएगी। सो आप किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर 1 मिनट के लिए भी अपने सिस्टम का शटडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकते। बैंक की एग्ज़ाम्पल ले लें, बैंक के अंदर अगर आपकी कोई आपका किसी न किसी बैंक में अकाउंट होगा, एचबीएल के अंदर आपका अकाउंट है, तो 10 मिनट के लिए आपको बैंक की एप्लीकेशन आपकी ना खुले और आपको मोबाइल के ऊपर मैसेज आ जाए कि जी आपके अकाउंट से कोई पैसे निकाल रहा है, तो आप क्या महसूस करेंगे? आपकी जो फीलिंग्स होंगी वो किस तरह की होंगी? आपका दिल गार्डन-गार्डन हो जाएगा कि जो है ये किस तरह से हमारी जो एप्लीकेशन है वो मोबाइल की चल नहीं रही और मैसेज भी आ रहा है कि जी हमारे पैसे कट रहे हैं, तो आप 1 मिनट की भी अनअवेलेबिलिटी जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो ये भी एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट होता है, नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट होता है, जो हम एक सिस्टम में एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर से इंश्योर करते हैं कि जनाब यू हैव टू टेल अस ये सिस्टम क्या 24/7 अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। फिर इसी तरह से परफॉर्मेंस, देखिए परफॉर्मेंस भी मैटर करती है। सिर्फ ये नहीं कि आपने सिस्टम लगवा के दे दिया और अब उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इंतहाई स्लो किस्म की है। एचबीएल वालों ने अपना ऑनलाइन सारा सिस्टम कर दिया आईटी सर्विसेज को इस्तेमाल करते हुए। हमें उसकी एचबीएल की जब भी एप्लीकेशन खोलो, ओपन करो, इंतहाई दर्जे की स्लो। सो सो हम इसमें ये भी चीज़ें देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी है उस सिस्टम की, और एंड वाली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट? मतलब ऐसा तो नहीं ना कि आपने इतना बड़ा सिस्टम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का इंस्टॉल करवा के दे दिया। आपने एक हॉस्पिटल के अंदर कैमरेज़ को सारा एक एक आईटी के थ्रू सिस्टम डेवलप करके दिए कि जी अब आप अपने कैमराज़ को मोबाइल के ऊपर भी एक्सेस कर सकते हो। तो वो पता लगे वो कैमराज़ ही हैक हो गए। तो वो और कोई बंदा देख रहा है कि ये हॉस्पिटल के अंदर क्या चल रहा है, या आपने एक बैंक के अंदर कैमराज़ लगवा के दिए हैं आईटी प्रोफेशनल, तो पता लगे जी ये स्टूडेंट्स आए थे बैचलर्स के, बीएस आईटी किया था, इन्होंने सॉल्यूशन दिया था और अगले दिन कैमराज़ जो है वो हैक हो गए हमारे। सो ये सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये हमारे कुछ नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो कि हम ये पूरे मॉडल के अंदर जो है वो कंसिडर करते हैं। So I hope you guys have got an idea okay, what IT infrastructure is and what we will be studying throughout our course. So if you have any question, you may ask in the comments. Wish you good luck. Thank you.